आगे वो बता रहा है कि डायलॉजिक रिफ्लेक्शन वी कैन सी दैट डायलॉजिक रिफ्लेक्शन स्टार्ट्स विद प्री थिंकिंग, कि ये जो डायलॉजिक रिफ्लेक्शन होती है इसमें प्री थिंकिंग्स होती हैं कि पहले से आप सोचते हैं कि आपने क्या पढ़ाना है, आपने क्लासरूम में लेसन कैसे देना है, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। डायलॉजिक रिफ्लेक्शन एज विद ऑल फॉर्म ऑफ इज बेस्ड इन ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग पे ये डिपेंड बेस करती है। Therefore requires the teacher to evaluate and re-evaluate their personal views, इसलिए ये टीचर्स को मौका देती है कि वो अपने जो पर्सनल व्यूज़ हैं उनको एवेल्युएट करें और उनको री-एवेल्युएट करें और उसके बारे में सोचें और सोचें कि जो एजुकेशन है, टीचिंग है, लर्निंग और एजुकेशन के बारे में सोचें और अपने जो उनका वे ऑफ टीचिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं इसके ज़रिए। देयर आर सम पीपल हु से दैट इट इज़ एसेंशियली प्योर अबाउट अवेयरनेस राइजिंग, के इसलिए लोग सोचते हैं कि ये जो टीचर्स को के बारे में अवेयरनेस रेजिंग के तौर पर ये यूज़ होती है। ऑल्दो इट कैन improve confidence but it does not necessarily improve the situation to make a difference to quality of education, इसलिए मतलब ये ज़रूरी है कि ये लोगों का कॉन्फिडेंस को रेज़ करती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी रेज़ करेगी। दिस इज़ इन कंस्टार्ट ऑफ टू क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, इसके मुतसाद जो है ये एक क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होती है, ये तो है डायलॉजिक जिसमें डायलॉग होता है, अभी दूसरी फॉर्म है वो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होती है। दिस रेफर्स टू एफर्ट्स फॉर अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव थिंकिंग अबाउट हिस्टोरिकल इवन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग इनकाउंटर, ये एक मतलब डीपली क्रिटिकल का मतलब भी यही होता है कि आप डीपली चीज़ों के बारे में सोचते हैं और इसमें आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे जाते हैं, आप डीपली जाके थिंक करते हैं चीज़ों के बारे में और आपको उनके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़ों को और उनको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के व्यू से आप उनको चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और ये दिस इज़ डिस्क्राइब्ड बाय बायट एंड फेल्स, 1993 में बायट और फेल्स ने इसको डिस्क्राइब किया। द कोर डिफरेंस बिटवीन वेदर अ पर्सन रिपीट्स द सेम एक्सपीरियंस सेवरल टाइम बिकमिंग हाईली प्रोफिशिएंट इन आवर बिहेवियर और लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस इन सच अ वे टू कॉग्निटिवली एंड इफेक्टिवली चेंज, ये कह रहा है कि हमने ये सोचना है कि जो एक बंदा है वो एक मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बिहेव कर रहा है तो हमने उसके बिहेवियर को क्रिटिकल एग्जामिन करना है और क्रिटिकल उसके बारे में सोचना है, उसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देयरफॉर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन फैसिलिटेट ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग, इसलिए जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है ना ये ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग को सपोर्ट करती है, अवे दैट डायलॉजिकल रिफ्लेक्शन डज नॉट, और जो कि डायलॉजिक रिफ्लेक्शन नहीं करती। एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग कैन हैपन ग्रेजुअली, और क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लर्निंग जो है ये ग्रेजुअली और स्लोली टाइम के साथ साथ ये मतलब ग्रो करती है एंड कैन हैपन क्वाइट सडनली, और इट कैन या तो ये ग्रेजुअली ग्रो करेगी या ये सडनली भी हो सकती है। क्रिटिकल सिचुएशन हो क्लासरूम में तो ये सडनली भी हो सकती है। वाई डू दीज कंसिडरेशन मीन फॉर आरपी, तो ये जो मुख्तलिफ कंसिडरेशन इनका आरपी से क्या तल्लक है। इट्स सजेस्ट दैट आरपी इज़ नॉन जजमेंटल, ये कह रही है कि जो आरपी है वो ये हमें सजेस्ट करती हैं चीज़ें कि जो आरपी है वो नॉन जजमेंटल है, कोलैबोरेटिव है एंड शुड बी और फ्लेक्सिबल हो सकती है, ओपन माइंडेड भी हो सकती है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट लर्निंग फॉर व्हाट डज नॉट वर्क इज आल्सो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, कि देयर मस्ट बी रूम फॉर फेलियर। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में ये है कि वो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो इसमें फेलियर के भी चांस हो सकते हैं, ये नहीं है कि आप ये सारी 100% चीज़ें हों। आरपी इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन टीचर्स आर एंड स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है जब स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर काम करते हैं। लर्निंग फ्रॉम अदर इज़ आल्सो अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर इन आरपी, दूसरों से सीखना जो है ये भी आरपी में एक अहम फैक्टर है। कैलिब्रेशन इट इज़ इन्हांस थ्रू कैलिब्रेशन एंड डायलॉग विद कोलीग्स एंड अदर स्टूडेंट्स, कि आप स्टूडेंट के साथ आप वो डायलॉग करते हैं जिसकी वजह से आप चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस फॉर द टीचर्स मीन्स बीइंग अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब यही है टीचर्स के लिए कि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनेंगे और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनेंगे। आगे टॉपिक नंबर 9 शुरू करते हैं। क्रिटिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ये जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के जो क्रिटिक्स हैं जो उसको अच्छा नहीं समझते, जो उसमें शॉर्ट फॉल्स हैं, वो बता रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीव एंड ब्रुकफील्ड, इन्होंने बताया था देयर आर कल्चरल एंड पर्सनल रिस्क इन्वॉल्वड इन आरपी, कि जो आरपी में ना कुछ कल्चरल और पर्सनल रिस्क होते हैं जो आरपी में इन्वॉल्वड है। एंड देयरफॉर नॉट एवरीवन में, जिसकी वजह से हर बंदा ये फील नहीं करता कि उसके पास पावर है। सच थिंकिंग और एक्शन टू रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बिकम टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, और इसकी वजह से जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी बन जाती है और मुश्किल हो जाती है। तो इस तरह ऐश 2002 में एग्रीज दैट टीचर्स कैन चूज नॉट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रैक्टिस कंस्ट्रक्टिवली एंड क्रिटिकली, तो टीचर्स हैं वो सोचते हैं कि उनको अपनी जो एक टीचिंग प्लान है उसके बारे में क्रिटिकली नहीं सोचना चाहिए, और वो जो उनके बारे में उनके जहन में जो मुख्तलिफ सवालात होते हैं वो उनको अपने जो वेज ऑफ टीचिंग है उनको वो नहीं करना चाहते, उनको वो मतलब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के ज़रिए उसको मज़ीद अच्छा नहीं करना चाहते। तो इस तरह इसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हर बंदे के होते हैं। शुड कंडक्ट देमसेल्फ इन द क्लासरूम, सिमिलर क्रिटिक इज ऑफर्ड बाय वाउड एंड वाकर,
दे से दैट आरपी कैन आल्सो बिकम लाइक फॉलोइंग अ रेसिपी। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह हम देखते हैं कि जो आरपी है वो एक रेसिपी की तरह लिखी लिखाई बात हो जाती है कि हर बंदा इस पे अमल करता जाए। तो इस तरह भी कुछ लोग इस चीज़ को फॉलो करना पसंद नहीं करते। और इसमें सम एथिकल इशूज़ भी होते हैं, जैसे ये एथिकल इशूज़ बता रहे हैं कि टीचिंग एप्लीकेशन ऑफ आरपी हैज जनरेटेड दीज कंसर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम के साथ साथ इसमें कुछ एथिकल इशूज़ भी आ जाए कि लोग जो है इंगेज इन आरपी नीड टू अवेयर दीज कंसर्न, कि जो लोग जो आरपी प्रैक्टिशनर हैं उनको इन एथिकल इशूज़ के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द वर्ड क्रिटिकल, और वैसे भी जो वर्ड क्रिटिकल है उसको कुछ लोग नेगेटिव समझते हैं कि ये एक नेगेटिव मीनिंग है इसका। तो इसके इस तरह इसके कुछ एथिकल इश्यूज़, एथिकल रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। और इसमें ये इसके जो लॉन्ग टर्म किस्म के जो होते हैं वो असरात होते हैं टीचर्स पे। और इसमें फिर कुछ प्रोफेशनल कंसर्न्स आ जाते हैं, कुछ लोगों को प्रोफेशनल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी आरपी को एज ए टीचर वैल्यू इतनी नहीं देते। इन द अनक्रिटिकल वे द रिफ्लेक्शन नॉन एक्चुअली रिइंफोर्स, मतलब यही है कि जो कुछ प्रोफेशनल कंसर्न्स होते हैं लोगों के, कुछ एथिकल कंसर्न्स होते हैं और कुछ पेडागोजिक कंसर्न्स होते हैं। ये मुख्तलिफ कंसर्न्स हैं जो कि जिनकी वजह से लोग आरपी को फॉलो नहीं करना चाहते। और यही इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, किसी चीज़ की कुछ खूबियाँ होती हैं और कुछ खामियाँ भी होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं फोर्स्ड आरपी इज़ इफ़ आरपी इज़ फोर्स्ड ऑन द टीचर। अगर आरपी को टीचर्स पे आप मुसल्लत कर दें, फॉर एग्जांपल एज पार्ट ऑफ कोर्स, आप उसको कोर्स का हिस्सा बना दें कि आपने इफेक्टिव प्रैक्टिस करना ही करना है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये भी फिर क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन और स्पेशली वेयर इट बी लिंक्ड अप्रेजल प्रोसेस, तो ये भी जो टीचर की है ना, अगर आप उनको फोर्स करेंगे कि आपने इफेक्टिव प्रैक्टिस पे अमल करना है, तो ये भी टीचर्स के लिए बड़ा मसला बन जाता है। तो ये भी मतलब अच्छी चीज़ नहीं है कि आप फोर्स तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। टीचर्स एनी सॉर्ट ऑफ जेन्युइन एंड ऑनेस्ट क्रिटिकल सेल्फ एवल्यूशन कोड एक्चुअली बी डिसमिनिश्ड, कि इस तरह टीचर्स अगर आप उनको फोर्स करेंगे तो वो सही ईमानदारी के साथ अपने आरपी पे अमल नहीं कर सकेंगे, तो वो भी एक इसका ड्रॉबैक है। और कंसेप्चुअल कंसर्न्स कुछ लोगों के होते हैं, इस तरह लोगों के कुछ कंसेप्चुअल कंसर्न्स भी होते हैं कि लोग उसको कंसेप्ट को सही नहीं समझ सकते या उसका जो प्रोसेस है उसको सही से नहीं समझ सकते। और कुछ ट्रेडिशनल कंसर्न्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये आरपी के ड्रॉबैक्स है, इसकी वजह से लोग इसको फॉलो नहीं करना चाहते। आगे वो बता रहा है कि टॉपिक नंबर 10 में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन, के फॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होती है और इनफॉर्मल क्या होती है। पहले हम फॉर्मल देखते हैं कि फॉर्मल रिफ्लेक्शन क्या होती है। एज ए पार्ट ऑफ आरपी प्रोसेस, ये आरपी प्रोसेस का पार्ट है। इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन इट रिलाइज ऑन सेल्फ क्वेश्चनिंग। जो इनफॉर्मल होती है वो होती है सेल्फ क्वेश्चनिंग पे इसकी बेस होती है। एंड आल्सो डेवलप अवेयरनेस फॉर द टीचर्स ऑफ देयर ओन अजम्पशन। और इसमें जो इनफॉर्मल होती है ये एक सेल्फ क्वेश्चनिंग बेस होती है और ये अवेयरनेस डेवलप करती है टीचर्स के अंदर। और जो फॉर्मल होती है, फॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है, इनका कंट्रास्ट फॉर्मल रिफ्लेक्शन ड्राज ऑन रिसर्च एंड थ्योरी एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड फ्रेमवर्क फॉर ए टीचर। मतलब जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है वो सेल्फ क्वेश्चनिंग होती है और लोगों का अपनी ऑब्जर्वेशन होती है, अपने टीचर्स की अपने बारे में जो अजम्पशन होती हैं वो सारी इनफॉर्मल में आती है। जो फॉर्मल होती है वो बेस होती है रिसर्च पे और थ्योरीज पे बेस होती है और उनके जो फिर नतीजा निकलता है उस पर बेस करती है सारी। और ये टीचर्स को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, उसके लिए पार्ट ऑफ आरपी प्रोसेस होती है। और ये मतलब गाइडेंस रिसर्च और थ्योरी के जरिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है टीचर्स को। आगे फिर वो यही इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन को थोड़ा ब्रीफ में बता रहा है कि जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन होती है वो एक्सपेरिमेंटल बेस होती है और उस पर चीज़ें यही वो बता रहा है कि जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन है वो एक्सपेरिमेंटल बेस होती है और लर्निंग इज एन अप्रोच टू इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो इसमें उसके सेल्फ क्वेश्चनिंग की बेस पे करते हैं। टीचर जो है वो अपने जो वे ऑफ मेथड है उस पर उसके बारे में सोचते हैं और उसमें सेल्फ क्वेश्चनिंग के ज़रिए और अपनी अजम्पशन के ज़रिए उसको मतलब बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से उनको तो जो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन है वो प्लान्ड भी हो सकती है, अनप्लान्ड भी हो सकती है और अनइंटेंशनली और इंटेंशनली भी हो सकती है। और इसके आगे आप जैसे आगे अब ये इनफॉर्मल थी, अभी फॉर्मल रिफ्लेक्शन पे आए तो ये डिफरेंट होती है इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन से, क्योंकि इसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है, इसमें रिसर्च इन्वॉल्व होती है। इसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं और जो आपको फिर उसमें नतीजे मिलते हैं उसकी बेस पे आप टीचर्स को एक गाइडलाइंस मुहैया करते हैं। तो ये है फॉर्मल इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन में आपको फ़र्क बता दिया। आगे लर्निंग है, व्हाट इज़ लर्निंग, बिहेवियर विजिबल, बिहेवियर फंक्शन, टीचिंग। ये लर्निंग के मुख्तलिफ मतलब ये इसके पैराग्राफ हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। बस एक नज़र इनको देख लेने में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस लेसन में यही इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल लर्निंग क्या होती है और इनफॉर्मल लर्निंग क्या होती है, वो आपको बता दिया है। तो इंशाल्लाह इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 11 से 15 तक करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताया करें चीज़ें अगर जो आपको समझ नहीं आती, ताकि नेक्स्ट वीडियो में बंदा उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करे। तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट भी करें। मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आसान अल्फाज में समझा सकूँ। जितना मुझे आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँच जाए। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।